हेलो दोस्तों। हेल हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विज़न आईएएस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक सॉल्व किया था। इस क्लास में हम लोग 61 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसमें से 61 नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर, बोल रहा है किसी दिन मतदान के किसी दिन किसी दिन मतदान के समय लोकसभा में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और इस परिदृश्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने के लिए अगर संविधान संशोधन कर देना है तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 ठो कथन दे रहे हैं, जिसमें से पहला है 200 सदस्यों का समर्थन चाहिए। दूसरा नंबर कह रहा है इतने 300 सदस्य जो हैं इनसे पारित हो ही नहीं सकता है। तीसरा नंबर कह रहा है न्यूनतम 150 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। चौथा नंबर कह रहा है कम से कम 276 सदस्यों की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। तो इसको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना हो तो कितने सदस्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है? तो यह नियम है कि संविधान संशोधन करने के लिए कुल सदस्यों का, जितने भी लोकसभा में निर्धारित किए गए हैं, उनमें से कुल सदस्यों का 1/2+1 वो मत चाहिए। 1+2+1 मत चाहिए। अर्थात एक तरह से देखें तो कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए हैं? अधिकतम लोकसभा में सदस्य कितने निर्धारित किए गए हैं? 552। इसका आधा कितना होगा? तो 276 हो जाएगा। अर्थात इतने सदस्य अगर रहें इतने सदस्य रहें तो हमारा संविधान संशोधन पारित हो सकता है। तो अर्थात यह कितने नंबर पर दिया है? चौथे नंबर पर दिया है। ये डी नंबर दिया है कि कम से कम 276 सदस्यों के अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। तो यही 61 का आंसर का हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें से एक आंसर देख लेते हैं कि किस तरह से बनाना है। तो केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 3 और इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो इसमें से देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में NGHM नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। NGHM की आधारशिला रखी कहाँ पर? विशाखापत्तनम के में। इससे संबंधित कथन क्या है? तो इसके सब NGHM के बारे में कह रहा है। 1 नंबर कह रहा है यह मिशन जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होगा। NGHM नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होगा। इस पर सोचिए लोग। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 10 मिलियन MMT ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। और तीसरा नंबर दे रहा है इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कटौती करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो यह दूसरा नंबर सिर्फ क्वेश्चन गलती है। दूसरा नंबर गलती है कहे जी? तो 2030 तक 10 नहीं बल्कि 5 MMT उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है। 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है, ना कि 10। और पहला नंबर दे रहा है कि नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत अर्थात मोर के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के तहत कार्य करता है एवं 2030 तक यह का लक्ष्य रखा है जी? तो अगर इसको पूर्णतः लागू किया जाए तो 2030 तक 50 MMT CO2 की कटौती में सहायक हो सकता है। 50 MMT CO2 की कटौती में सहायक हो सकता है यह NGHM। इसके बाद से जब बात इसमें 1 नंबर और 3 नंबर सही है, सिर्फ 2 नंबर गलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्थात 2 क्वेश्चन इसमें सही हैं। तो 62 का क्वेश्चन का आंसर होगा बी। इसके बाद से 63 नंबर का दे रहा है जी? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 356 के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन दिया है इसके संचालन की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। संचालन की अधिकतम अवधि नहीं है, अर्थात किसी भी अवधि में चल सकता है। राष्ट्रपति शासन के संबंध में कोई अधिकतम अवधि नहीं लिखा गया है। क्या यह सही है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। तो यह गलती है। कैसे कि यह तो स्पष्ट रूप से कह दिया 3 साल से 6 महीने करके 3 साल से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन रखे नहीं जा सकता है। और 63 नंबर कह रहा है 63 का 2 कह रहा है जब इसे लागू किया गया तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। जब इसे लागू किया जाता है अर्थात अनुच्छेद 368 जब लागू किया जाता है तो इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित उसी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल में निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। तो क्या यह सही है? तो हाँ, यह सही है। अनुच्छेद 356 के तहत जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्यपाल की शक्तियों को राष्ट्रपति धारण कर सकता है। तो बी नंबर सही है। ए नंबर गलती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अब इसके बाद से बात करेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, भारत और ब्रिटिश राज व्यवस्था के बीच, भारत और ब्रिटिश राज व्यवस्था के बीच अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और ब्रिटिश राज व्यवस्था के अंतरों पर विचार करना है। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में संसद की संप्रभुता बरकरार रखी गई है। क्या दोनों देशों में संसद की संप्रभुता बरकरार है? तो नहीं है, गलती है। कहा है जीत, सिर्फ ब्रिटेन की संसद में पूर्ण संप्रभुता है, भारत की संसद में संप्रभुता नहीं है, बल्कि संसद में संप्रभुता नहीं है, संविधान में है। और उसके बाद से भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के क्या कर रहा है, भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक है। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों के प्रति, भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक है। तो इसका क्वेश्चन यह भी गलती है जी। तो भारत और ब्रिटेन में दोनों में नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा मान्यता है कि मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष की आधिकारिक कृत्यों पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा नंबर का है, भारत और ब्रिटेन में सदन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अध्यक्ष राजनीतिक दल से इस्तीफा देता है। तो यह गलती है। कहा है जी, तो ब्रिटेन में ऐसा होता है। ब्रिटेन में अध्यक्ष जो होता है अपने पार्टी से इस्तीफा दे देता है, तब जाके किसी का अध्यक्ष बनता है, लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद से बात करेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वेलु नाचियार के बारे में विवरण दें। कौन सा विवरण सही है? वेलु नाचियार के बारे में कौन सा विवरण सही है? तो पहला है, वह शाही परिवार की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। एक नंबर है। दूसरे नंबर है, उन्होंने बिहार में जनजातियों के उत्थान के लिए आंदोलन शुरू किया था। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर कह रहा है, उन्होंने स्वदेशी कारीगरी और उद्योगों के पुनरुत्थान में योगदान दिया था। और चौथा नंबर है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। रानी वेलु नाचियार। तो इनके संबंध में ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही है। एक शाही परिवार से थी, फिर भी ब्रिटिश का विरोध किया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 जो है, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के औपनिवेशिक इतिहास में रानी वेलु नाचियार को किस कारण से जाना जाता है? तो यह तो एकदम स्पष्ट सा इसका उत्तर है कि वह एक शाही परिवार की ऐसी महिला थी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। तो यह तो एकदम आसान क्वेश्चन है कि रानी वेलु नाचियार एक शाही परिवार के थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखेंगे, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम नंबर दिया है कि उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, पहला नंबर दिया। दूसरा नंबर, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा नंबर दिया, उसके वेतन भत्तों को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके वेतन भत्तों को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें से केवल दो ही ऑप्शन सही हैं, जिसमें से यह है कि उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन तीसरा नंबर, उसके वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं। अब इसके बाद से 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा। सबसे पहले इसे पूछ कर रहा है, कौन से संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य है?
संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं जी? तो संविधान का पालन करना, तो हाँ, तो ये एकदम ये सब मूल कर्तव्य है। दूसरा नंबर है नदियों और वन्य जीवों की रक्षा और उनकी संवर्धन, यह भी है कि मूल अधिक कर्तव्य है। और तीसरा नंबर दिया है समान न्याय और लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना। समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, तो यह नहीं है। लोगों का कल्याण राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, न कि मूल कर्तव्य में है। तो केवल बी नंबर ऑप्शन, एक और दो सही होगा, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है जी? मूल कर्तव्य के संदर्भ में, यह भी मूल कर्तव्य से ही जुड़ा है और यह पूछ रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्ववर्ती यूएसएसआर से संविधान से प्रेरित है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य जो है यूएसएसआर से प्रेरित है। तो हाँ, यह एकदम सही है कि यह यूएसएसआर से ही प्रेरित है। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करता है। मूल कर्तव्य में कह रहा है कि मूल कर्तव्य के बारे में कि अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करता है। तो देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया भारतीय संविधान में कि जो कर्तव्य करेगा उसी को ही अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए यह बी नंबर गलती हो जाएगा, सिर्फ एक नंबर सही हो जाएगा। तो इसलिए 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से बात करेंगे 69 में पूछ रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन दे रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। इस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था जी? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था ऐसा कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार कर लेते हैं। पहला नंबर है संसद संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति में संशोधन कर सकती है। संसद जो है संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति में संशोधन कर सकती है। दूसरा नंबर दिया, तो यह एकदम देख लेंगे इसको सही है कि गलती है। तो पूर्णतः गलती है, कैसी? यह मौलिक संरचना है, मूल संरचना है संविधान का, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। दूसरा नंबर दिया है केवल संसद ही यह निर्णय ले सकती है कि कोई मामला संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं। केवल संसद यह निर्णय ले सकती है कि कोई मामला संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं। तो क्या है? सही है, गलती है? कहें जी? तो इस पर मूल संरचना के संबंध में न्यायालय फैसला लेता है, न कि संसद फैसला लेती है, इसीलिए यह गलती हो जाएगा। इसके बाद से 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद हेतु प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद हेतु प्रावधान करता है जी, महान्यायवादी के संबंध में कहता है। तो हाँ, यह सही है। और दूसरा नंबर कह रहा है भारत के सॉलिसिटर जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो यह भी सही है। कोई भी महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल दोनों निजी कानूनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन केवल आपराधिक मामलों का प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सरकार से पूछकर ही कर सकते हैं। अन्य मामलों में निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद से 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में जारी की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में जो जारी की गई थी, इसमें कहा क्या क्या निष्कर्ष निकाला गया था जी? कौन कौन से प्रदूषक हैं जो भारत में फैले हुए हैं? कितने भूजल संदूषक है भारत में? ठीक नंबर आर्सेनिक, तो एकदम बिल्कुल है आर्सेनिक। आर्सेनिक है। यूरेनियम भी है, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में देखा जाता है। राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में यूरेनियम। उसमें से फ्लोराइड तो पूरे देश भर में देखा जाता है। नाइट्रेट तो यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो पूरे देश में यूरिया का प्रयोग, तो पूरे देश में प्रदूषण होगा भूजल। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद से अब हम लोग देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किनके लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक है? किनके लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे ध्यान देने वाला बात है, नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन हेतु, कह रहा है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन हेतु संविधान संशोधन करना आवश्यक नहीं है। तो इसमें तो यह सही है कि 5वीं अनुसूची में कुछ संशोधन करना है, तो इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाना आवश्यक नहीं है। और दूसरा नंबर दे रहा है कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, तो यह अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 3, 4 में है, 3 और 4 में भी है। तो इसके
संविधान संशोधन एकदम नहीं माना जाता है। लेकिन तीसरा नंबर दे रहा है कि मूल कर्तव्यों से जुड़े हुए संशोधन करना होता है। इसको अगर शामिल करना हो या निकालना हो तो इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यह 3 नंबर गलती हो जाएगा। तो इसका वास्तविक सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 ही सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी। और अब बात करेंगे 74। ऑप्शन नंबर 74 में कह रहा है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है जी? तो समुद्र तटों और मरीन क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों से। समुद्र तट और मरीन क्षेत्रों में स्वच्छता मानक से संबंधित है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो यह पहला ही नंबर क्वेश्चन आंसर मिल गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कि समुद्र तट और मरीन क्षेत्रों में के जितने भी स्वच्छ मरीन तट और समुद्र तट होते हैं और मरीन होते हैं उनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे तो इसमें दिया है कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जाते हैं? भारतीय संविधान की मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर दे रहा है संविधान की सर्वोच्चता। तो क्या यह एकदम सही है कि यहाँ यह मूल संरचना का हिस्सा है संविधान की सर्वोच्चता। और दूसरा नंबर दिया है शक्तियों का पृथक्करण। तो इसको तो न्यायालय ने ही स्वीकार कर लिया, दोनों को न्यायालय ने स्वीकार किया। तीसरा नंबर न्यायिक समीक्षा, इसको भी न्यायालय ने स्वीकार किया गया कि न्यायालय ने स्वीकार किया है कि यह मूल संरचना का हिस्सा है। इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 75 का तीनों सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। अब बात करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 76 नंबर क्वेश्चन दे रहा है हाल ही में किस देश ने नेंगचू फर्स्ट नामक विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित नेंगचू फर्स्ट विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की है? सबसे बड़ी वायु ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की है नेंगचू फर्स्ट ने किया है जी। तो नेंगचू सुनकर ही नाम लग रहा है नेंगचू, अर्थात चीन से जुड़ा हुआ है यह। नेंगचू फर्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण परियोजना। इसमें क्या किया जाता है? प्राकृतिक गुफाओं में ही, प्राकृतिक कंदरा हो या गुफा हो, इसमें ही वायु को उच्च दाब पर भर दिया जाता है। और जब ऊर्जा की कमी होती है तो उसको उसी ऊर्जा को वायु को निकाल कर और उससे बिजली बना लिया जाता है। तो इसी को कहा गया, ऐसा नाम दिया गया है नेंगचू प्रथम विश्व की सबसे बड़ी अब तक की। इसके बाद से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। बोल रहा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है जी? तो वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति में निहित है जी। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अब इसके बाद से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 जो है भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में राज्य समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ठीक कह रहा है भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में राज्य समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? राज्य समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राज्य का नाम लगा है तो जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे, प्रधानमंत्री थे। इसीलिए राज्य से जुड़े हुए संघ शक्ति समिति या राज्यों से जुड़े हुए जितनी समितियाँ थी उस सबके अध्यक्ष लगभग जवाहरलाल नेहरू ही थे। अब 79 नंबर क्वेश्चन दे रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। भारतीय शासन अधिनियम में कौन सा ऐसा इन सब में से कौन से ऐसा है जो कि 1935 के अधिनियम में भी था? अधिनियम में भी था, कौन था जी? तो राज्य के नीति तत्व भी जो थे उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 में भी थे और भारतीय संविधान में भी शामिल किए गए, भले ही छोटे थे लेकिन थे 1935 में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग GSPSC कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक निकाय है। पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। तो एक राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, तो हाँ एकदम सही है कि यह संवैधानिक निकाय है। दूसरा नंबर दे रहा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो यह सरासर गलती है, कैसे कि अब 6 वर्ष और 62 वर्ष नहीं होता है। और इसके बाद से दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यह अपनी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसकी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, एकदम सही है। इसीलिए 1 और 3 सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे 80 नंबर के बाद से 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
विधि के शासन का मूल आधार है, ये कह रहा है अनुच्छेद 14 जो है विधि के शासन का मूल आधार है। और दूसरा नंबर का दे रहा है जी, यह एकमात्र मूल अधिकार है जो प्रकृति में निरपेक्ष है। तो ये इसमें से कौन सा सही होगा? तो ए नंबर तो सही हो जाएगा कि विधि के शासन का मूल आधार है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है ही गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अर्थात विधि के शासन ही हुआ। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है मूल अधिकार है, यह एकमात्र मूल अधिकार है जो प्रकृति में निरपेक्ष है, तो यह गलती है, यह निरपेक्ष नहीं है और एकमात्र भी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे तो इसीलिए कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान, तो इसमें क्या दे रहा है? संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था जी। कह रहा है संविधान सभा का गठन जो है माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, तो यह गलती है। कहें जी, तो इसको कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ना कि माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत तो देश का विभाजन किया गया था। और दूसरा नंबर दे रहा है, इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य शामिल नहीं था, तो यह भी गलती है। कैसे कि उस समय तो आरक्षण दिया गया था, उस समय शामिल थे आंग्ल भारतीय सदस्य, तो इसीलिए 1 नंबर और 2 नंबर दोनों गलती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी पूछ कैसे कि सही पूछ रहा है हम लोग से, तो यहाँ पर दोनों गलती है, तो ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 82 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, संसद जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकती है। क्या कह रहा है? संसद जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकती है। और दूसरा नंबर दे रहा है, लोकसभा में साधारण क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि किसके द्वारा संसद, कौन सा ऐसा विधान है जिसके तहत, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? तो पहला नंबर दे रहा है कि लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित साधारण कानून द्वारा, तो यह गलती है जी। कैसे कि साधारण कानून द्वारा नहीं, और लोकसभा के संबंध में लोकसभा के पास तो कोई शक्ति ही नहीं इस संबंध में। और तीसरा नंबर दे रहा है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, तो यह भी गलती है। कैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मुद्दा इसमें आता ही नहीं है। और तीसरा नंबर कह रहा है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा, तो यह भी गलती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कहें जी, तो राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प होना चाहिए, तभी जाके अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे हम लोग, तो इसमें क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 84 दे रहा है, वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। और इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा ही किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा ही किया गया था? ये उपरोक्त जो संशोधन है किस अधिनियम के द्वारा किया था, इसको पहचानना है। तो पहले ही दे रहा है कि वायसराय को ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बनाया गया, तो ये तो एक लाइन में पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं, इसने भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया, ये भी पढ़ते ही समझ में आ गया किस संशोधन द्वारा किया गया था। तीसरा नंबर दे रहा है, निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया। निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। तो ये कौन था? भारत शासन अधिनियम 1858 तो था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 के संबंध में जब देखेंगे तो सबसे पहले दे रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है, इसे चयनित उम्मीदवारों के सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिकृत किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला नंबर दे रहा है, इसे चयनित उम्मीदवारों के सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिकृत किया गया है जी। तो इसमें देखेंगे कि ये सही नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में यह बात जो कहा जा रहा है कि चयनित उम्मीदवारों के सेवाओं के वर्गीकरण कैडर प्रबंधन के लिए अधिकृत है यूपीएससी, तो यह गलती है। यूपीएससी केवल सिलेक्शन करता है, ना कि उनके सेवा का प्रबंधन करता है, और ना ही कैडर देता है। कैडर कैडर देने का काम किसी और का है, लेकिन कैडर यूपीएससी नहीं देता। यूपीएससी केवल चयन कर देता है और दे देता है सरकार को। इसके बाद से दे रहा है, यह अपनी कार्य निष्पक्षता का प्रतिपादन प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, यह भी गलती है। कहें जी, तो यह जो भी अपना रिपोर्ट तैयार करता है, जो भी नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति का रिपोर्ट तैयार करता है, सब के सब राष्ट्रपति को देता है, ना कि संसद को। तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है, भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, तो यह भी गलती है। कहें जी, तो राष्ट्रपति के आदेश पर कार्य क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जाता इसमें, तो कोई भी सही नहीं है। और यह पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। इसके बाद से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 में दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किस राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है? 86 नंबर दे रहा है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को
अनुच्छेद 86 दे रहा है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है। संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है। और दूसरा नंबर दे रहा है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, किसी राज्य के, पहले नंबर जो दे रहा है, राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद में पूर्ण बहुमत की जरूरत होती है, तो यह गलती है। इसको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता है राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए। और दूसरा नंबर दे रहा है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो यह सही है। यह एक संकल्प के समान ही होता है, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति से पूछकर तुरंत लाया जाता है, और राष्ट्रपति से पूछकर लाया जाता है इसको, तो यह बी नंबर 2 नंबर सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही केवल सही होगा। अब इसके बाद से बात करेंगे, अब 86 सॉल्व कर चुके हैं, 87 सॉल्व करेंगे हम लोग। 87 जब सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो आर्थिक न्याय। दूसरा नंबर दे रहा है धर्म की स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय, धर्म की स्वतंत्रता। तीसरा है व्यक्ति की गरिमा। और चौथा इसमें पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है उसको देखेंगे, उपयुक्त में से कितने उद्देश्यों का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। कितने उद्देश्यों का उल्लेख जो है संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, तो आर्थिक न्याय तो यह किया ही गया है, जैसे हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय तो ये है ही, धर्म की स्वतंत्रता ये भी है ही, व्यक्ति की गरिमा है ये है, और राष्ट्र की अखंडता की बात की गई है, तो इसमें सभी के सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 87 के बाद से 88 नंबर क्वेश्चन जो देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 88 नंबर इसमें सबसे पहले पूछ कर आइए देख लेते हैं, कितनों को लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद के लिए मनोनीत किया था। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कुछ सदस्यों को ब्रिटिश वायसराय ने अपने कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया था। तो इसमें कौन कौन से शामिल थे जी, तो बनारस के राजा शामिल थे, दूसरे पटियाला के महाराज भी शामिल थे, और सर दिनकर राव भी शामिल थे, अर्थात तीनों के तीनों शामिल थे, इसीलिए तीनों के तीनों सभी तीन सही हो जाएगा। तो 88 का सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में है, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है कि घोषणा साधारण बहुमत से की जाती है जी, वित्तीय आपातकाल के बारे में बोल रहा है कि यह साधारण बहुमत से की जाती है, तो हाँ यह सही है कि साधारण बहुमत से की जाती है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। दूसरा नंबर दे रहा है, पहले ये सही है, इधर हम लोग को नहीं देखना है जी। अभी यहाँ पर जब देखेंगे वित्तीय आपातकाल की घोषणा को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से वापस लिया जा सकता है, तो यह गलती है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है वापस लेने के लिए। तीसरा नंबर दे रहा है, वित्तीय आपात की घोषणा केवल एक बार 1991 में वित्तीय संकट के दौरान की गई थी। वित्तीय आपात की घोषणा केवल एक बार 1991 में की गई थी, तो यह भी गलती है, अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा की ही नहीं गई, अर्थात केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, इसीलिए एक सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद से देखेंगे 89 के बाद से 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में पूछ रहा है, CIC जिसको कहते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। इसमें पहले ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक मतलब 10 से कम ही सूचना आयुक्त होते हैं, तो यह क्या यह सही है, तो हाँ यह सही है, कैसे कि 1 + 10 के रूप में ही होता ही है CIC। और दूसरा नंबर दे रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, तो यह गलती है, कैसे कि यह पहले था 2019 से पहले था, लेकिन 2019 में जब संशोधन कर दिया गया CIC अधिनियम में, तब यह 3 वर्ष कर दिया गया, और उसके बाद से बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई कि भारत सरकार इसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद से 90 का 3 नंबर दे रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं, तो नहीं, यह गलती है, काहे जी, तो इनका वेतन और भत्ता भारत सचिव के समान होता है, ना कि निर्वाचन आयोग के समान होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलती हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। इसके बाद से 90 के बाद से 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में विचार करना है। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो गठित किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति, करों का इसने क्या सुझाव दिया था, तो करों का भुगतान एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, तो यह भी कहा था। स्वर्ण सिंह समिति वही है जिसके सिफारिश पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिफारिशें थी स्वर्ण सिंह समिति की जिसको सरकार ने नहीं मानी थी, जिसमें से एगो यह भी था कि करों के भुगतान को मूल कर्तव्य के दायरे से बाहर निकाल दिया गया था। दूसरा नंबर, मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर आर्थिक दंड होना चाहिए, यह भी सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने कि आर्थिक दंड होना चाहिए जो मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है। और तीसरा नंबर दिया है, इस तरह का आर्थिक दंड लगाने वाले किसी भी कानून को
कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो यह भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो यह भी स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था, जिसकी सिफारिशें सरकार ने नहीं स्वीकार की थी। अर्थात तीनों ही सिफारिशें स्वर्ण सिंह समिति ने कहा सरकार को दिया था, लेकिन सरकार ने तीनों में से किसी को भी नहीं माना। अन्य बातों को माना, लेकिन ये इन तीनों को नहीं माना। अब देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 92 नंबर का दे रहा है, विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर। इसमें पूछ कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित सिद्धांतों को क्रियान्वित करते हैं। कौन से ऐसे हैं जो डीपीएसपी के सिद्धांतों को पालन करते हैं जी? तो पहला है प्रस्तुति प्रसुविधा अधिनियम 1961। प्रस्तुति प्रसुविधा अधिनियम 1961 है जी। दूसरा नंबर दे रहा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रस्तुति प्रसुविधा, और उसके बाद से दे रहा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और तीसरा नंबर दे रहा है वन्य जीव अधिनियम। चौथा नंबर दे रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो ये चारों के चारों सही हैं, चारों के चारों नीति निर्देशक तत्व के तहत ही। कैसे जी? तो प्रसूति सुविधा अधिनियम तो है, ये है महिलाओं का कल्याण। दूसरा नंबर दे रहा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो वित्तीय सुधार के लिए है ये। तीसरा नंबर वन्य जीव अधिनियम, तो अनुच्छेद 48 के तहत वन्य जीवों की रक्षा से जुड़ा है। और दंड प्रक्रिया संहिता तो है ये है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 92 का। इसके बाद से देखेंगे हम लोग देखेंगे हाल ही में इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया। यह किससे संबंधित है? सिल्वर नोटिस जारी किया था इंटरपोल ने। तो इंटरपोल के सिल्वर नोटिस का संबंध किससे है जी? तो सिल्वर नोटिस का संबंध आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाना तथा उन्हें बरामद करने से जुड़ा है। सिल्वर नोटिस किसी के नाम पर जारी होता है तो इंटरपोल के सदस्य देश की उस व्यक्ति से जुड़े व संगठन से जुड़े संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और जब्त कर सकते हैं। अब इसके बाद से देखेंगे 94 नंबर देखेंगे, तो इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको एक एक करके देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है? सबसे पहले इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान के भाग, सबसे पहले देख लेते हैं पूरा इसका 94 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है। 1 2 3 2 3 1 3 2 4 ऐसे करके दिया हुआ है 94 का। तो 94 का दे रहा है, सबसे पहले दे रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ कर रहा है ये देख लेंगे। बड़ा क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, क्या आंसर दिया है, इसके अनुसार देखेंगे। तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदान किए गए नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में विचार करना है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करना। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करना है जी। तो यह ठीक है, यह संविधान के अनुच्छेद भाग 4 के अंतर्गत ही आता है, अर्थात डीपीएसपी के तहत ही आता है। अर्थात यह पूछ रहा है यहाँ पर भी देखना है कि गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार ही पूछ रहा है। इसमें ये नहीं देखना है कि डीपीएसपी में कौन शामिल है, लेकिन ये देखना है कि गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार डीपीएसपी कौन सा है। तो पहला दे रहा है कुटीर उद्योग, तो एकदम सही है। दूसरा नंबर वृद्धावस्था, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता और काम पाने का अधिकार प्रदान करना, तो यह गलती है। कहें जी? तो यह समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है, ना कि गांधीवादी से। तीसरा नंबर दे रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है, तो यह सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में उन्होंने गांधी के सिद्धांत में है। और तीसरा नंबर दे रहा है चौथा नंबर दे रहा है कृषि एवं पशुपालन को, यह तो सही है, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना, तो यह गलती है। कहें जी? तो यह उदारवाद से संबंधित है। यह है समाजवाद से जुड़ा है, यह उदारवाद से जुड़ा है। गांधीवाद से मात्र 2 ही, 1 और 3 संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? 1 और 3 किस में दिया हुआ था? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 94 का। अब 95 का क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में विचार करना है, तो विचार कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। केवल विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है जी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, तो यह गलती है। एकदम साफ साफ दिख रहा है, केवल जैसे ही लिख दिया काम खत्म हो जाएगा। और इसके बाद से दूसरा नंबर दे रहा है उच्चतम न्यायालय के अनुसार जहाँ समानों और असमानों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार है जो कि जहाँ समानों और असमानों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है, तो यह सही है। जहाँ पर समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाता है वहाँ पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है, तो यह सही हो जाएगा, अर्थात 95 का आंसर हो जाएगा भी। इसके बाद से देखेंगे 95 हो चुका है। 96 नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य पद में शामिल है
तो कौन कौन से राज्य पद में शामिल होंगे जी? तो केंद्र और राज्यों के विधायी अंग, तो यह तो एकदम राज्य के पद में राज्य के शामिल होंगे। दूसरा नंबर दे रहा है केंद्र और राज्यों के अधिकारी अंग, कार्यकारी अंग, केंद्र और राज्यों के कार्यकारी अंग, तो यह भी शामिल होंगे। तीसरा नंबर स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण शामिल होंगे जी, तो ये भी शामिल होंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है 97 नंबर, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लेना, और इसके बारे में छोटा से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि कौन से किस मौलिक अधिकार के किस इनमें से किसके अंतर्गत आता है ये सारा परिभाषा। तो दे रहा है अनुच्छेद, यहाँ पर क्या दे रहा है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रीट के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। यह न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को जारी किया गया आदेश है। न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को जारी किया गया आदेश है। किसी ये तो थोड़ा सा भी पढ़ लिया जाएगा नीति निर्देशक मूल अधिकार के बारे में, तो यह पता चल जाएगा कि कौन से अनुच्छेद के कौन से प्रावधान के तहत न्यायालय जो है किसी अधिकारी को निर्देश देता है। जो विधि द्वारा सौंपे गए सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करने का आदेश होता है कि अपना काम करो, यही कहता है सर्वोच्च न्यायालय। यह न्यायालय यह तब जारी किया जा सकता है जब कोई प्राधिकरण जिसे वह शक्ति प्रदान की गई है अनुचित रूप से उसका प्रयोग करने से इनकार कर देता है। अर्थात जो कोई भी प्राधिकरण जो काम दिया गया वो नहीं करता है, तब न्यायालय कहता है कि अपना काम करो। इसे किसी भी प्रकार के प्राधिकरण के किसी भी प्रकार के कार्य, प्रशासनिक, विधायिक, अर्ध न्यायिक या न्यायिक कार्य के संबंध में जारी किया जा सकता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक दायित्वों के पालन को प्रवर्तनीय बनाने के लिए किया गया है जी। तो यह देख कर तो कोई भी मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि यह किससे संबंधित है जी, तो परमादेश से संबंधित है। यह ऐसे ही दिख रहा है कि आदेश दिया जा रहा है, किसको, सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं SHRC के संबंध में। यह केवल भारतीय संविधान की राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में ही, ये क्या कह रहा है, केवल भारतीय संविधान की राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जी। राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो क्या सही है? नहीं, यह गलती है। यह केवल भारतीय संविधान राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में जारी नहीं कर सकता। किसी भी कानून में अगर केंद्रीय कानून भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो SHRC जवाब क्वेश्चन मार्क उठा सकता है। उसके बाद से दूसरा नंबर दे रहा है, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। आयोग जो है अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है जी। तो यह भी गलती है कि यह राज्यपाल को प्रस्तुत नहीं करता है, राज्यपाल को प्रस्तुत नहीं करता, इसीलिए राष्ट्रपति को देता है SHRC अपना प्रतिवेदन। तो यह गलती हो जाएगा, 1 और 2 दोनों गलती है, इसीलिए इसका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद से 99 और 100 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है जी। लोकतंत्र में सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होता है। सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है। तो इसमें दे रहा है कि इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें दे रहा है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, एकदम सही है। इसकी यह सही है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर ही आधारित है, तो यह सही है। दूसरा नंबर दे रहा है, लोकतंत्र में सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है। लोकतंत्र में जो सरकार है विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है जी, तो यह गलती है। अर्थात इसमें 1 नंबर सही है, दूसरा नंबर गलती है। कहे से कि इसमें लोकतंत्र में सरकार जो है विधियों और विनियमों द्वारा सीमित हो जाती है, और इसमें दे रहा है सीमित नहीं होती थी, और 2 नंबर गलती हो गया था। अर्थात 1 नंबर सही है, दूसरा नंबर गलती है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें C नंबर दिया हुआ है कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 99 का आंसर क्या हो जाएगा, C। उसके बाद से 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर देख लेते हैं। तो 100 नंबर का दिया हुआ है, भारत के संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, भाग 3 के प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 225 और 28 के संदर्भ में विचार करना है। तो ये कह रहा है कि ये धार्मिक विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों को शामिल करते हैं, विश्वास, प्रथा और अनुष्ठान को शामिल करते हैं। और तीसरा नंबर दिया हुआ है
तो यह सही है जी। भाग 3 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तो ये तो देवे कर किया है। और तीसरा नंबर दे रहा है राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, तो यह गलती है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।